नमस्कार विद्यार्थियों। और आज के महाविद्यालय धौरीमन्ना के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम भूमध्य रेखीय प्रदेश में मानव जीवन जो है उसके बारे में जानेंगे और वहाँ पर जो कुछ विशेष जनजातियाँ रहती हैं उनके जीवन को समझने का प्रयास करेंगे। पर उससे पहले हम ये जान लें कि भूमध्य रेखीय प्रदेश की विशेषता क्या है, उसकी भौगोलिक विशेषता क्या है, क्योंकि उस भौगोलिक विशेषता या भौगोलिक जो स्वरूप है, उसका जो भौतिक स्वरूप है, वहाँ का जो जलवायु है, वहाँ की जो वनस्पति है, वहाँ का जो प्राकृतिक स्वरूप है, वह वहाँ के मानव जीवन को बहुत प्रभावित करता है जैसे अन्य स्थानों का। क्योंकि किसी भी स्थान विशेष की जो भौतिक स्वरूप है, भौतिक व्यवस्था है, उस वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का जो भौतिक स्वरूप है, वहाँ के जो धरातलीय स्वरूप हैं, वह सभी घटक जो हैं वह मानवीय जीवन और मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश की विशेषताओं में यदि हम देखें तो ये ध्यान सबसे दो प्रमुख विशेषताएं हैं कि यहाँ साल भर उच्च तापमान रहता है और बहुत अधिक वर्षा रहती है। तो उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा जो है इस क्षेत्र के प्रमुख विशेषताओं में एक है। चूँकि तापमान भी अधिक रहता है और बरसात भी साल भर अधिक रहती है, तो इस कारण से यहाँ पर वनस्पति का भी सघन फैलाव है। तो सबसे सघन वनस्पति जो है वह यहाँ पर पाई जाती है और वर्षापाती वन या रेन फॉरेस्ट जिसे कहें हम, तो वह यहाँ पर मुख्यतः पाए जाते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश जो है वो भूमध्य रेखा के आसपास का 5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश प्रमुखतः उस क्षेत्र को कहा जाता है। उसमें 10 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के हिस्से को भी हम शामिल कर सकते हैं। ये जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र की विशेषताओं में उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा है। चूँकि तापमान उच्च रहता है और इसीलिए वहाँ पर निरंतर जमीन गर्म होती है, पानी गर्म होता है, ऊपर उठता है और बादल बनते हैं और बादल बनकर शाम तक बरसात हो जाती है। तो बादलों के बनने के कारण और अत्यधिक वर्षा के कारण तापमान अधिक होने के बावजूद वहाँ पर रहना इतना दुभर नहीं होता है, जलवायु इतनी कठिन नहीं होती है, इतनी असहनीय नहीं होती है। यहाँ पर बरसात के दो उच्चतम बिंदु होते हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत में साल में एक बार बरसात धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगी, फिर वो धीरे घटेगी, तो इसका उच्चतम बिंदु जो है एक है। लेकिन यहाँ पर बरसात के दो प्रमुख सीजन होते हैं, महीने होते हैं। अब यहाँ पर चूँकि मानव जीवन जो है वह यहाँ की जो भौतिक स्वरूप है, भौतिक व्यवस्था है, उसके घटकों के पर आधारित है, उससे प्रभावित हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्र जो है वह वनों से आच्छादित है। उसमें भी रेन फॉरेस्ट है, वर्षापाती वन है और इस कारण से यहाँ पर जो मानव जीवन है या मानव प्रजातियाँ, जनजातियाँ जो रहती हैं यहाँ पर, उनमें कुछ जनजातियाँ जो हैं वो आखेटक का काम करती हैं और संग्रहण का काम करती हैं, और जो कुछ एडवांस्ड हैं
वह शिफ्टिंग कल्टीवेशन या एक तरीके की ऐसी खेती करती है जिसमें एक जंगल के हिस्से को जलाया जाता है, पेड़ों को काट कर जलाया जाता है और वहाँ पर थोड़े समय के लिए खेती की जाती है। फिर कुछ समय के पश्चात वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो प्रमुखतः यहाँ पर कई जनजातियाँ आखेटक का काम करती हैं और संग्रहक का काम करती हैं। जो कंदमूल वहाँ पर होते हैं उनको इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करती हैं। यदि हम बात करें तो यहाँ पर पिग्मी जनजाति जो है, जो कि कॉन्गो बेसिन में रहती है, वह कंदमूल इकट्ठा करती हैं। जो भी वहाँ पर प्राकृतिक संपदा है उनको इकट्ठा करती हैं। उसी प्रकार से मलेशिया में औरांग असली जो है वह वहाँ पर जो उत्पाद उनको जंगल से मिलते हैं उनको इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करती हैं। फिर उसके बाद में हम बात करें तो जैसे दक्षिण अमेरिका के अमेज़न में, अफ्रीका के कॉन्गो में, अफ्रीका के पूर्वी तट पर, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया में यह जो क्षेत्र हैं यह भूमध्य रेखीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। और यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, चाहे वो अमेज़न बेसिन में बोरो हो, कॉन्गो प्रदेश में पिग्मी हो, गिनी तट पे निग्रो हो, मलेशिया में सेमांग और सकाई हो, सुमात्रा में कूब हो, बोर्नियो में डयाक हो, ये सभी जो जनजातियाँ हैं यहाँ पर अपने आप को वातावरण और प्राकृतिक व्यवस्था के साथ में समायोजन कर कर अपना जीवन यापन करती हैं। अब धीरे धीरे विकास के कारण कई ऐसे इन इलाकों में पेड़ों की लगातार कटाई की जा रही है और वहाँ पर खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे हम बात करें तो मलेशिया और इंडोनेशिया में रबर का ज़बरदस्त प्लांटेशन है और रबर की वहाँ पर खेती, रबर के पेड़ की वहाँ पर खेती की जाती है, एक बागानी खेती की जाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में कई हिस्सों में भूमध्य रेखीय क्षेत्र के वहाँ पर बागानी खेती भी की जाती है। जैसे यदि हम बात करें तो अफ्रीका में भी, पश्चिमी अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर घाना और नाइजीरिया जो हैं वहाँ पर कोकोआ की वृहद स्तर पर खेती की जाती है। कोकोआ जिसे कॉफ़ी और जिसे चॉकलेट्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार से वेस्ट इंडीज़, कैरिबियन सागर के देशों में, सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका के देशों में, वहाँ पर अलग अलग पौधों और अलग अलग वनस्पति की खेती की जाती है। चाहे वो गन्ने की खेती हो, तो बागानी खेती भी इस क्षेत्र में काफ़ी फैली हुई है। लेकिन फिर भी यहाँ की वनस्पति की सघनता के कारण आर्थिक क्रियाएं उतनी तेज गति से नहीं की जाती हैं और विकास प्राकृतिक जो वनस्पति हैं उसके द्वारा नियंत्रित हुए। अब यहाँ पर जो जनजाति रहती हैं उनमें से प्रमुख जो पिग्मी जनजाति हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पिग्मी जो जनजाति है वह अफ्रीका महाद्वीप के विषुवतरेखीय वन प्रदेशों के 3 डिग्री उत्तर और 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निवास करती हैं।
इनका जो प्रधान निवास क्षेत्र है वो कॉन्गो के पूर्वी सघन वन है। कॉन्गो जो देश है अफ्रीका में, वहाँ के पूर्वी क्षेत्र में यह मुख्यतः बसी हुई है। यह वन इतूरी वन कहे जाते हैं, इसी कारण इन्हें इतूरी पिग्मी कहते हैं। इतूरी नदी के तटीय क्षेत्र में रहने के कारण भी यह नाम दिया जाता है। ये जाति मुख्यतः कॉन्गो में, कैमरून, ज़ायर, गैबोन, युगांडा में निवास करती हैं। ये जो देश हैं वहाँ पर पिग्मी का जनजाति का फैलाव है। कुछ पिग्मी कबीले छोटे छोटे समूह में नदी तटीय भागों में 300 से 450 मीटर की ऊंचाई वाले भूभागों में निवास करते हैं। तो इनका जो भौगोलिक जिस वातावरण में ये रहते हैं वह वहाँ की जलवायु जो उष्ण और आर्द्र होती हैं, जैसी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती हैं। तो तापमान भी ऊंचा रहेगा और अधिक आर्द्रता रहती है। वर्षा भी 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इन पिग्मी जनजातियों के जो शारीरिक गठन है, ये लोग छोटे कद के होते हैं और इनका रंग काला होता है। तो नेग्रोइड जो प्रजाति है उससे के जो लक्षण हैं वो इनमें दिखाई देते हैं। पिग्मी जो हैं उनके जो आवास हैं वो मुख्यतः ये ध्यान रखें कि पिग्मी जो लोग हैं वो मुख्यतः उनका व्यवसाय शिकार करना होता है। इस कारण ये लोग अपने स्थायी घर नहीं बनाते हैं। जिस क्षेत्र में भी इन्हें शिकार की अच्छी सुविधा मिल जाती है वहीं वह थोड़े समय के लिए स्थानीय घास फूस से अपनी अस्थायी झोपड़ी बना देते हैं। ये झोपड़ी वृक्षों की टहनियों पर बनाई जाती है। इन पर चढ़ने के लिए तो यह पेड़ों पर बनाई जाती हैं और इन पर चढ़ने के लिए बांस की सीढ़ियाँ काम में लेते हैं। तो पेड़ों पर ये अपने मकान मुख्यतः बनाते हैं। वह इसका कारण ये भी है कि जो भूमध्य रेखीय प्रदेश हैं वहाँ पर सघन वनस्पति के कारण वहाँ पर नीचे से लेके छोटी कद से लेके लंबे से लंबे पेड़ पाए जाते हैं। तो हर स्तर पर यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है। इस कारण से वहाँ पर हर स्तर पर जानवर भी बहुत होते हैं और जहरीले जानवर होते हैं। कीड़े मकोड़े बहुत ही जंगली और जहरीले जानवर होने के कारण ये जनजाति जो हैं वह अपने मकान को पेड़ों पर बनाती हैं ताकि वह सुरक्षित रहे। एक स्थान पर 20 से 25 तक इस प्रकार की झोपड़ियों से एक अस्थायी गांव बस जाता है। अधिक ऊंचे भूभागों में ये लोग अपने मकान मक्खी के छत्ते के समान गोल आकृति के बनाते हैं और इनको बनाने में केले अथवा ताड़ वृक्ष के पत्तों का प्रयोग करते हैं जो वहाँ पर सामान्यतः पाए जाते हैं। वस्त्र में इनके वस्त्र साधारण होते हैं। शरीर पर कमर से ऊपर का भाग प्राय नंगा रहता है और कमर से नीचे के भाग को ताड़ के पत्तों वृक्ष की छाल आदि से ढक लिया जाता है। भोजन की बात करें तो यह जानवरों का मांस, वनों से कंदमूल और फल से अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर ये देखें तो यहाँ पर पिग्मी जो लोग हैं वो केले खाने के बहुत शौकीन होते हैं। उसके अलावा जो भी उसके आसपास फलियाँ होती हैं, जंगली सेम है, कुकुरमुत्ते भी वह खाते हैं। यह बड़े जानवरों के अतिरिक्त दीमक, चींटी, मधुमक्खियाँ तथा शहद को भी बड़ी रुचि से खाते हैं। कसावा फल भी यह लोग खाते हैं। अब इनकी अर्थव्यवस्था और व्यवसाय की बात करें तो शिकार इनका प्रमुख व्यवसाय है। ये न तो कृषि कार्य करते हैं न ही पशु पालते हैं। वनों से वस्तुएं एकत्र करना तथा मछली मारना भी इनका व्यवसाय है। शिकार करने में ये सबसे कुशल व चतुर आदिवासी माने जाते हैं।
और इनके जो सामान या हथियार जो होते हैं वो साधारणतः तीर और धनुष होते हैं। व्यक्तिगत आदतें और उनकी जो सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो पिग्मी लोग जो बड़े शक्तिशाली तथा निर्भीक होते हैं, वृक्षों पर चढ़ना तथा एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने आने में बड़े निपुण होते हैं। ये लोग तैरना नहीं जानते हैं। इनकी पर्यवेक्षण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। नकल करने की अद्भुत क्षमता होती है। जानवरों की आवाज़ें निकालना, जानवरों की नकलें करना, ये इनको बखूबी आता है। जंगली पशुओं का डर बने रहने के कारण ये लोग हमेशा सतर्कता से रहते हैं। पिग्मी जो लोग हैं, जैसे अन्य जनजातियां होती है, वो प्रकृति से डरने वाले तथा भूत प्रेतों में इनका विश्वास होता है। जो सबसे कुशल और सफल शिकारी होता है उसको गांव का मुखिया चुना जाता है। अब ये जो पिग्मी लोग हैं, यह बाकी जो जनजाति लोग हैं जो कि थोड़ा ज़्यादा विकसित होते हैं, जो कि खेती के कार्य करते हैं, उनके साथ में अदला बदली करते हैं। वो पिग्मी लोग जो हैं वो मांस के टुकड़े को या मांस को कृषकों को देते हैं, और कृषक जो जनजाति लोग हैं वह इसके बदले में इनको फल आदि देते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर अदला बदली व्यवस्था या बार्टर सिस्टम है कि हम पैसे देकर कोई चीज़ नहीं खरीदते हैं, बल्कि अपना सामान देंगे और उनके पास जो सामान है उससे, तो ये है यहाँ पर व्यवस्था होती है। तो इस तरीके से यह बाकी जो जनजातीय लोग हैं, प्रमुखतः खेती वाले, उनके साथ में यह इस तरीके से अदला बदली की व्यवस्था बनाए रखते हैं और अपनी चीज़ें, चाहे वो अनाज हो या फल हो, वो प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से जो पिग्मी लोग जो हैं वह अपना जीवन यापन करते हैं। तो यह भूमध्य रेखीय प्रदेश में मानव जीवन जो है उसके बारे में आज आपने इस कक्षा में पढ़ा।